ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. Yesterday I have tell about what are the characteristics and nature of statistics. सांख्यिकी की क्या प्रकृति है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस पे हम लोग पिछले टर्म पे चर्चा किए थे. उस आधार पे जैसा अभी अमित ने बताया कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम दो तरह के परीक्षणों की बात करते हैं, सांख्यिकी परीक्षणों की बात करते हैं. एक को कहते हैं प्राचलिक परीक्षण और दूसरे को कहते हैं अप्राचलिक परीक्षण. इसके दूसरे नाम से भी लोग कहते हैं कि धारणा युक्त सांख्यिकी परीक्षण और धारणा मुक्त सांख्यिकी परीक्षण. एक बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भले हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को धारणा मुक्त सांख्यिकी परीक्षण कह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इस प्रकार के सांख्यिकी परीक्षणों को आप बिना किसी धारणा के या बिना किसी एजम्पशंस के यूज करेंगे. ठीक है, वो किन अर्थों में कही गई हैं, इन अर्थों को समझना ज्यादा जरूरी है. जैसे हमने कहा आपसे कि धारणा युक्त और धारणा मुक्त, पैरामेट्रिक को हम कह रहे हैं कि धारणा युक्त और नॉन पैरामेट्रिक को हम कह रहे हैं कि धारणा मुक्त. लेकिन धारणा मुक्त या एजम्पशन या मान्यता मुक्त अगर आप उसको कह रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि उन सारे सांख्यिकी परीक्षणों का कोई मान्यता नहीं है. इसका ये मतलब कतई नहीं है. ठीक है, फिर क्या इसका मतलब है? तो आज हम इसी बात को यूज करेंगे कि हम किन परिस्थितियों में पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे, किन परिस्थितियों में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे. तो जब हम बात करते हैं कि आपको पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करना है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, आपने दो तरह से कैटेगराइज किया कि कौन से आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं और कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं. तो इसी आधार पर आपने उसको दो तरह से कैटेगराइज किया है. एक को आप कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अभी हमने हिंदी में बताया, इसको आप प्राचलिक परीक्षण और अप्राचलिक परीक्षण कहते हैं. दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे. जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, इनको कि आप प्राचलिक परीक्षण कह रहे हैं, ये सीधा सा इसका मतलब है कि जो जीव संख्या है अर्थात जो जनसंख्या है जिसको पॉपुलेशन कह रहे हैं, जब उसके बारे में कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी पड़ती हो. कुछ सांख्यिकीविद इस बात पे विश्वास करते हैं, उनका ये मानना है एक्सपर्ट्स का, कि जब पॉपुलेशन के बारे में पहले से कोई मान्यता होनी चाहिए, एजम्पशन होनी चाहिए कि हमारा पैरामीटर पैरामीटर आप समझ रहे हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स कहे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जब हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो सारे कैलकुलेशंस के वैल्यूज जो कि हम पॉपुलेशन के बारे में ड्रा कर रहे हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं. और इसके करस्पॉन्डिंग जब हम किसी सैंपल से किसी कैलकुलेशन कोई कैलकुलेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो उनको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. तो सीधी सी बात हो गई कि जो प्राचलिक परीक्षण है, प्राचलिक परीक्षण उन सैंपल्स के ऊपर आप लगाएंगे जो सैंपल्स किसी ऐसे जनसंख्या से, किसी ऐसे पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं जिसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं. जब तक वो पॉपुलेशन उन सारी मान्यताओं को फुलफिल नहीं करेगा, तब तक आप प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग नहीं कर सकते. Therefore, parametric is a test in which parameters are assumed, and parameters are the statistical values of population. पॉपुलेशन को ही, पॉपुलेशन के रेफरेंस में ही आप बात करते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, और उन पैरामीटर्स के पॉपुलेशन के आधार पे या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, पॉपुलेशन हमको कैसा दिखाई देता है, इन सारे चीजों के आधार पे हमारे कुछ अपने एजम्पशंस बनते हैं. तो
पैरामेट्रिक टेस्ट हो या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो, सभी के अपनी एजम्पशंस हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट को आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल ड्रा किया, उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ पूर्व मान्यता, कुछ मान्यताएं होनी चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों में आप पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। देयरफॉर आप ये क्या कह सकते हैं कि पैरामीटर को आपने कहा कि सच पॉपुलेशन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन। अब वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे हम आएंगे। मतलब पैरामेट्रिक परीक्षण, पैरामेट्रिक सांख्यिकी परीक्षणों का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें पूरी जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी होती है कि हमारे जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। अगर ये चीज हमें नहीं पता, यदि हम पॉपुलेशन के बारे में ये नहीं जानते कि उसका वितरण किस प्रकार का है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, तो उस स्थिति में प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आप पैरामीटर के बारे में अगर हमने बात करी, आप कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरह की चीजें, अभी नेक्स्ट टाइम तो वही चर्चा करेंगे कि मीन, मीडियन, मोड। अ मीन वैल्यू इज यूज्ड। आप किसी पॉपुलेशन के बारे में सपोज कीजिए कि 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के या 1000 विद्यार्थी हैं, उन 1000 विद्यार्थियों की आईक्यू आपने निकाली, और कोई पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में मान लीजिए 1000 लोग हैं, और उन पॉपुलेशन के 1000 लोगों की आपने आईक्यू निकाला, इंटेलिजेंस क्वोशेंट निकाला, और वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो मीन है वो एवरेज सपोज कीजिए कि 115 आया, 115 आया, तो उस पॉपुलेशन के लिए आईक्यू का मीन पैरामीटर के तरीके है, और उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता होना चाहिए। उस पॉपुलेशन का वितरण किस प्रकार से उसके लोग वितरित हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ये पैरामेट्रिक टेस्ट की डिमांड है, एंड दीज टेस्ट्स आर कॉमन। और जब आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, आप अपनी जनसंख्या के वितरण के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, उस स्थिति में आप इस प्रकार के कॉमन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब आप इन तरह के परीक्षणों को, आपको केवल बस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको पता हो, तो आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर के उनके कंज्यूम बहुत बिना किसी समय को गंवाए आप इन प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग कीजिए, और उससे जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो पैरामेट्रिक टेस्ट की बात हो गई। इसके करस्पॉन्डिंगली यदि आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें, तो हमने कहा कि इनकी कोई एजम्पशंस नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं कि नो एजम्पशंस आर मेड इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अप्राचलिक परीक्षणों की अपनी कोई मान्यताएं नहीं होती। मान्यताओं का यहां पर सेंस क्या है कि पॉपुलेशन से संबंधित कोई मान्यता की बात यदि हम करें तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की नहीं होती। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जिस प्रकार का हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिवली स्क्यूड हो, निगेटिवली स्क्यूड हो, मीजोकर्टिक कर्व हो, लेप्टोकर्टिक कर्व हो, प्लेटिकर्टिक कर्व हो, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये इसका डिमांड नहीं करता कि हमारा पॉपुलेशन किसी खास प्रकार के, किसी विशेष प्रकार के वितरण को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एजम्पशंस उस पर्टिकुलर टेस्ट के तो एजम्पशंस होंगे, लेकिन पॉपुलेशन के संबंध में या पैरामीटर के संबंध में किसी प्रकार के एजम्पशंस की बात नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं करता। अर्थात पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरली नॉट ऑलवेज नोन। यदि आपको जीव संख्या या जनसंख्या के बारे में, उसके वितरण के बारे में आवश्यक रूप से नहीं भी पता है, उन परिस्थितियों में भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट आप तभी लगाएंगे, प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग किसी भी सांख्यिकी विश्लेषण में आप तभी करेंगे जब आपको अपने सैंपल, जिससे कि जिस पॉपुलेशन से ड्रा किया गया है वो सैंपल, उस पॉपुलेशन के बारे में, उसके वितरण के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में आप प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। और जनरली जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, जो अप्राचलिक परीक्षण होते हैं, उनको मेजर विद द हेल्प ऑफ मीडियन वैल्यूज, मध्य के ऐसे बिंदु को, मध्य के ऐसे मान को निकालते हैं। मध्य का मतलब जो दोनों भागों को आधा आधा बांट दे।
है ना, आधे ऊपर वाले सबसे अच्छे वाले हों और आधे नीचे वाले कम वाले हों, तो उस प्रकार के वैल्यूज से हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट, अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे क्रिस्टल वैलेंस टेस्ट, मान-विट्नी यू टेस्ट, ऐसे कुछ ऐसे काय स्क्वायर टेस्ट, इस प्रकार के कुछ परीक्षण हैं जो कि हम अपने सांख्यिकी परीक्षणों में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के तरीके यूज करते हैं। अब जिस जिस एजम्पशंस की हम पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें, इसको अगर समझने की कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम आपसे बात कर रहे हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब पैरामीटर के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, तो यदि आप देखिए, मान लीजिए अगर सैलरी अगर किसी की दिखाई हुई है या इसी सैलरी को आप एकेडमिक अचीवमेंट के तरीके यदि आप समझ पा रहे हो, दूसरे नंबर पे यदि स्टूडेंट्स की संख्या को अगर वाई एक्सिस पे दिखाया गया हो और एक तरफ आप विद्यार्थियों के अगर आईक्यू को दिखाया गया हो, तो जो कर्व है वो कर्व देखिए, यहाँ इस स्थिति में यदि आप देखिए तो यहाँ पर तीन तरह के कर्व आपको देख रहे हैं। एक बहुत नुकीला सा कर्व है, एक मध्यम प्रकार का है और एक बहुत इस प्रकार का कर्व है जिसको आप बहुत चपटे प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है, इन सब आप जब एनपीसी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा कि क्या है ये चीजें। इसको हम लेप्टोकर्टिक कर्व कहते हैं, इसको मिजोकर्टिक कर्व कहते हैं, इसको प्लेटिकर्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, क्या है इस पे हम डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे। हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहां पर यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को दिखाता है, सामान्य प्रायिकता वक्र को दिखाता है। सामान्य प्रायिकता वक्र में क्या है कि मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, अर्थात जो विद्यार्थियों की, जैसे अभी हमने आईक्यू की बात करी, आईक्यू का अधिकतम वितरण इस कर्व में मध्य में है। ठीक है, अधिकतम लोग कहाँ होंगे भाई, जैसे जैसे आप किनारे के छोर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की संख्याएं कम होती चली जाएंगी, इधर भी और इधर भी, चाहे पॉजिटिव साइड में देखिए चाहे नेगेटिव साइड में देखिए। लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो अधिकतम वितरण है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे लोगों का, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, इंडिविजुअल्स का, सब्जेक्ट्स का, वो इसी मध्य बिंदु में ही है। अर्थात अधिकतम 68.74% केसेस जो होते हैं वो आपके इसी मध्य बिंदु में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार के कर्व को हम नॉर्मल प्रोबेबल कर्व कहते हैं, और यही डिमांड है पैरामेट्रिक टेस्ट की कि पॉपुलेशन का वितरण या जनसंख्या का वितरण इसके हिसाब से होना चाहिए। अर्थात मैक्सिमम लोग औसत दर्जे के होने चाहिए किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आईक्यू ले लीजिए, एकेडमिक अचीवमेंट ले लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, एटीट्यूड ले लीजिए, पर्सनालिटी ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप लेंगे, और ये इसको आप नेचर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये नेचर का सिद्धांत है कि यदि आप किसी भी चीज में देखिए तो औसत दर्जे के लोगों की, औसत दर्जे की चीजें ही आपको अधिकतम दिखाई देती हैं। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट एक ही है, दूसरा कोई एवरेस्ट पर्वत नहीं है। और मैक्सिमम अगर आप माउंटेन की बात करिए तो मैक्सिमम माउंटेन जो होंगे वो एवरेज हाइट के होंगे, और बहुत एक ही दो ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को आप पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या नॉर्मल, मतलब पैरामीटर को आप पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबल कर्व के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन यदि ये कर्व आपका बदल जाए, ठीक है, सपोज कीजिए कि इसी कर्व को यदि हमको रिप्रेजेंट करना हो और इस कर्व को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, कर्व तो यहीं से शुरू हो लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो जाए। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर। सपोज कीजिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ना हो करके आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, या इसके अपोजिट आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज कीजिए कि इस प्रकार से हो। तो इस स्थिति में क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी एक तरफ शिफ्ट की हुई है, या तो निगेटिव की साइड में या पॉजिटिव की साइड में शिफ्ट की हुई है। तो ये जो शिफ्टिंग है, अगर ये बीच वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है जो जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबल कर्व कह रहे हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र कह रहे हैं, तब तो ठीक है, ये तो पैरामीटर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
लेकिन अगर यहां पर ज्यादातर लोग इकट्ठे हो जाएं, इधर कम हो जाएं लगातार, या यहां पर ज्यादातर लोग इकट्ठे हो जाएं, कम हो जाएं इधर लगातार, तो इस प्रकार के स्थिति में हमें पैरामेट्रिक टेस्ट से नहीं जाना चाहिए। यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली तरफ अगर शिफ्ट किया हो, तो हमको इन स्थितियों में, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात थी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना कैसा चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात या पॉपुलेशन के वितरण की बात इस प्रकार से है कि पॉपुलेशन का वितरण सामान्य प्रायिक वक्र के हिसाब से होना चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबल कर्व के हिसाब से होना चाहिए। तो पहली ही बात हो गई कि यदि आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाए, सारे लोग टी टेस्ट उस दिन हमने क्लास में पूछा तो सब लोग कर रहे हैं कि हाँ टी टेस्ट सारे लोग लगा रहे हैं, एनोवा लगा रहे हैं, टी टेस्ट लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सैंपल आपने चुना या जो सैंपल जिस पॉपुलेशन से आप ड्रा कर रहे हैं, क्या उसका पॉपुलेशन, क्या उसका पैरामीटर नॉर्मल प्रोबेबल कर्व को फॉलो कर रहा है। यदि वो नॉर्मल प्रोबेबल कर्व को फॉलो कर रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट बिल्कुल यूज कीजिए। लेकिन उसकी अपनी कुछ और एजम्पशंस हैं। वो कौन सी हैं? एक बात तो हमने आपसे वितरण की बात करी, जैसे अभी अमित ने कहा कि वितरण पता होना चाहिए। लेकिन वितरण पता होने का मतलब क्या है कि वितरण किस प्रकार सा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका पॉपुलेशन या पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन, इट शुड बी नॉर्मल प्रोबेबल कर्व, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यही एकमात्र एजम्पशन नहीं है, इसके कुछ और एजम्पशंस हैं, जिन परिस्थितियों में अगर वो एजम्पशंस फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो कर्व नॉर्मल प्रोबेबल कर्व के हिसाब से होना चाहिए। सप्लीमेंट्री आप उनको कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजम्पशंस हो सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि सैंपल शुड बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। जैसे अभी अमित ने कहा कि हम अगर कन्वीनियंट सैंपलिंग करते हैं तो हमें सैंपल के बारे में नहीं पता होता, लेकिन हमने तुरंत से कहा कि क्या यदि आप सैंपल की यदि आप बात कर रहे हैं और सैंपल यदि आपका कन्वीनियंट है, आपने अपनी सुविधानुसार अगर लोगों को चुना है, आप यदि उनको जानते हैं, तब तो आप उसके बारे में, सभी के बारे में जानते होंगे, वो तो आपके लिए ज्यादा जानना आसान है। लेकिन इन परिस्थितियों में जब आप कन्वीनियंट सैंपलिंग करेंगे, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग करेंगे, उस स्थिति में आप अनबायस्ड नहीं हैं, आप बायस्ड हैं। आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हुए कि हमको यहीं बगल में डाटा मिल जाएगा, हम अभी जो बगल में हमारे स्कूल है उस स्कूल से जाकर के हम डाटा को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसी बातें यदि आपको है कि हमको नजदीक का डाटा मिल जाए, ज्यादा दूर न जाना पड़े, तो उन स्थितियों में यदि आप तीन चीजों को यदि करेंगे तो वहां पर आप प्रेजुडिस है, क्योंकि आपने अपनी कन्वीनियंस को देखा कि हमको ज्यादा दूर न जाना पड़े, ज्यादा जगहों पे न जाना पड़े, जो विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द हमारे जितने कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं, वहां से हम डाटा इकट्ठा कर लें। तो उन स्थितियों में ये जो आपका जो बायस्डनेस है वो उसमें दिखेगा। जबकि पहली पॉपुलेशन के जो पैरामीटर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं एजम्पशंस की, तो वो पॉपुलेशन प्रिजुडिस से फ्री होना चाहिए, बायसनेस से फ्री होना चाहिए, तभी आप उस पॉपुलेशन को आप कहेंगे कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट हम उन्हीं परिस्थितियों में लगाएंगे। हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर कर रहा है। तो ये सैंपल को, पहली बात हो गई कि सैंपलिंग जब आप करेंगे, और सैंपलिंग की टेक्निक आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो जब आप सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग की स्थिति हो गई। क्या सभी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है सर, आती है सर। तो सैंपल की जहां तक बात करी हमने सैंपलिंग की, तो सैंपलिंग की स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सैंपल बायस्ड ना हो, प्रिजुडिस वाला ना हो। ठीक है, और ये आप करेंगे कैसे?
इसके लिए केवल और केवल एकमात्र आपके सर पास आवाज साधन नहीं आ रही है आपकी सही। कि जब आप रैंडम सैंपलिंग टेक्निक को अपनाएं। क्या सभी को आवाज क्लियर है? यस सर आ सर रही है। अभी आ रही सर, अभी 1 मिनट पहले तक क्लियर नहीं आ रही थी सर। तो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यदि आप यूज करेंगे, यदि आप यादृच्छिक तरीके से अपने प्रतिदर्श का चुनाव करेंगे, न्यायादर्श का चुनाव करेंगे, तो आप जानते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग यदि आप करते हैं तो आपका जो सैंपल होता है वो अनबायस्ड होता है और प्रेजुडिस से फ्री होता है, उसमें रिसर्चर का कोई भी बायसनेस नहीं होता है। तो पहली कंडीशन हो गई कि जब आप पैरामेट्रिक टेस्ट को फॉलो करने जा रहे हों, आपने अपनी सिनॉप्सिस में यदि टी टेस्ट के बारे में या किसी पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में जिक्र किया है, देन यू हैव टू गो थ्रू द रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। उस स्थिति में आपको यादृच्छिक विधि से ही अपने सैंपल का चुनाव करना है, प्रयोज्यों का चुनाव। सैंपल टेक्निक कैसे करना आप जानते हैं, लॉटरी मेथड है, टिपेट का रैंडम नंबर मेथड है, ड्रम टेक्निक है, जो भी जिस भी विधि से आप करना चाहें, लेकिन आपको रैंडम सैंपलिंग टेक्निक के थ्रू जाना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी बात कि पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी हमने आपसे पिछले चित्र पे चर्चा किया कि आपका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आप सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रा करेंगे, द पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका जीव संख्या, आपकी जो जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या का मैक्सिमम पार्ट या मैक्सिमम भाग, अधिकतम भाग मध्य की ओर संकेत करने वाला होना चाहिए, या उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उस गुण पे, उस विशेषता पे औसत दर्जे का अधिकतम संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये है ना। और अधिकतम भी कितना होना चाहिए, वो सारे कैलकुलेशंस हैं। जैसे अभी हमने आपको एक फिगर बताया 68.74, वो कैसे आता है ये डिटेल में भी आपको जानना है, आपको सीखना भी है, हम चर्चा भी करेंगे उस पर आपसे। तो पॉपुलेशन को आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप किसी भी सैंपलिंग कर रहे हो, तो पॉपुलेशन आपका सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल अप टू इंटरवल लेवल। हमने आपसे चर्चा किया था कि 4 स्तर पे आप मापन करते हैं, और डिटेल में हमने आपसे चर्चा करी थी कि क्या है नॉमिनल लेवल, क्या है ऑर्डिनल लेवल, क्या है इंटरवल लेवल, क्या है रेशियो लेवल। और हमने आपसे बताया था कि नॉमिनल लेवल पे किसी प्रकार की गणितीय संक्रिया नहीं कर पाते हैं, ऑर्डिनल लेवल पे थोड़ा बहुत आप कर पाते हैं, उस दिन हम लोग करके भी देखे थे। और जब आप इंटरवल लेवल पे रहते हैं तो इंटरवल लेवल पे एक कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं वो नहीं होता, बाकी सारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जितने भी सोशल साइंसेस के वेरिएबल्स हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान के चर हैं, वो सारे चर अधिकतम जो मापन आप कर सकते हैं वो अंतरित स्तर पर कर सकते हैं। रेशियो लेवल के ऐसे बहुत ही कठिन है किसी भी वेरिएबल को, और यही एक डिमांड है हमारे सोशल साइंसेस की कि हम किसी गुण बीमा को शून्य तरीके से कैसे माप सकें। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल साइंसेस में हम सोशल वेरिएबल्स को, या हमारे जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, जो एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं, उनका शून्य तक मापन कैसे कर सके। यदि आप एब्सोल्यूट जीरो की मान यदि आप मापन कर लेते हैं तब तो ठीक है, वो रेशियो लेवल का हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है सोशल साइंसेस में कि हम अपने इन सोशल साइंसेस के वेरिएबल्स को शून्य तक कैसे मापें, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कैसे आए, आभासी नहीं, हम वास्तव में जीरो की बात कर रहे हैं, वो कैसे आए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम रेशियो लेवल तक नहीं कर सकते तो कम से कम गणितीय संक्रिया करने के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए हमें ऐसे वेरिएबल्स के बीच कम से कम इंटरवल लेवल तक का मापन होना चाहिए, तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट को लगा सकते हैं। और यदि आपका वेरिएबल इंटरवल लेवल तक नहीं मेजर किया गया है तो उस स्थिति में आप पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर आप निश्चित रूप से आपको फिर नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत ही जाना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल्स आप यूज करेंगे, कोई सा भी, जो भी आप सब लोग अपने रिसर्च में यूज कर रहे होंगे कोई ना कोई वेरिएबल, जो लोग इंपेरिकल रिसर्च कर रहे होंगे, तो उनके इंटरवल लेवल पे कम से कम मेजरमेंट उसका होना चाहिए। और मेजरमेंट लेवल के लिए हमने आपसे बताया कि 2 तरह के डाटा के आप काउंटेबल और मेजरेबल की बात करते हैं, उसके हिसाब से आप
लेवल्स को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट के कौन कौन से लेवल्स हैं, तो कम से कम आपको इंटरवल लेवल पे मेजरमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसको हम पॉपुलेशन के जंक्शंस के बारे में हमने आपसे चर्चा। जैसे आप समझ सकते हैं कि पैरामीटर स्टैटिक्स हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं और हर बार ये कहीं ना कहीं आएगा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप कोई स्टडी ऐसा करना चाहते हैं जो इस पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टडी, आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि 1000 विद्यार्थियों की आपको 1000 स्टूडेंट्स की आईक्यू के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, या पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एटीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानना चाहते हैं, तो ये आपका टारगेट पॉपुलेशन है। इसके बारे में आप कोई इन्फरेंस ड्रा करना चाहते हैं, और जब इन्फरेंस ड्रा करना चाहते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो निश्चित रूप से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग आप करेंगे, अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे। ये एक दिगर बात है कि आप अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करेंगे। इट मीन्स inferential statistics is based on descriptive statistics। जो अनुमानात्मक सांख्यिकी है उसका आधार जो है वो आधार वर्णनात्मक सांख्यिकी ही है। आप देखेंगे आगे जितने भी डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बिना आप मीन मीडियन मोड के, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक कदम नहीं चल सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसका आधार है, जैसे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के आधार के लिए ईंट और बालू सीमेंट चाहिए रहता है, उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए आपका आधार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो सपोज कीजिए कि आपको इस पॉपुलेशन के बारे में पता करना है, मान लीजिए हमने कहा 1000 विद्यार्थियों की आईक्यू, और आपको इस पॉपुलेशन की आईक्यू के बारे में पता करना है कि इस पॉपुलेशन में अधिकतम आईक्यू वाले कैसे हैं, उनका मीन कैसा है आईक्यू का, है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मीन कितना है। तो जब कोई पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन के मीन को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि मीन को रिप्रेजेंट, अभी हम जब शुरू करेंगे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर तो बात करेंगे कि किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां समझ लेने की बात है कि पॉपुलेशन या पैरामीटर के यदि मीन को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है म्यू, इस म्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि इतने बड़े पॉपुलेशन को 1000 विद्यार्थियों का अगर हमको आईक्यू निकालना है तो ऐसा नहीं कि असंभव है, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन काम थोड़ा कठिन है। इस कठिन काम को हम आसान करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से जितने प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने प्रकार की यूनिट्स हैं, उन सभी प्रकार के यूनिट्स को अपने सैंपल में हमने चुन लिया, ठीक है। किस विधि से? रैंडम सिलेक्शन से, जो हमने पहले अभी बात करी आपसे, रैंडम टेक्निक से ही आपको अपने सैंपल का चुनाव करा। अगर रैंडम तरीके से करेंगे तब फिर आप नहीं लगा सकते पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर आपने रैंडम तरीके से कुछ लोगों को चुन लिया जिसके ऊपर वास्तव में आपको काम करना है, इन्हीं का आईक्यू निकालना, इन सब का आईक्यू नहीं निकालना। ये 1000 लोग यदि इस पॉपुलेशन में है तो सभी के आईक्यू को आपको नहीं मेजर करना है, आपको मेजर किनका करना है? जिनको आपने यादृच्छिक विधि से अपने सैंपल का भाग बनाया है, मतलब एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टूल, उपकरण का वास्तविक प्रशासन जो होगा, जिनसे डाटा लिया जाएगा, वो ये वाले लोग हैं, ये सैंपल है। और इस सैंपल पे प्रशासित किए गए टूल से निकलने वाले स्टैटिस्टिक्स को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या कभी कभी हम मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम लोग एक पर्टिकुलर कन्वीनियंस को ही फॉलो करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये पैरामीट्रिक और स्टैटिस्टिक्स है। ये पैरामीटर क्या हुआ? पूरे पॉपुलेशन से संबंधित किसी स्टैटिस्टिकल वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो पैरामीटर। जब केवल कुछ इस पॉपुलेशन से कुछ लोगों को आपने चुन लिया, उनके ऊपर कोई टूल प्रशासित किया, उनसे कोई मान निकल करके आया, जब उसकी बात करे तो वो स्टैटिक कहलाएगा। और ये सैंपल में इनको एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब आप इसकी बात करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने के लिए कि इनसे जो ड्रा किया गया सैंपल। अच्छा, पैरामीट्रिक का एक ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए कि पैरामीट्रिक हम इस सेंस में कहते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है
पैरामेट्रिक टेस्ट से निकाले गए कंक्लूजन, सपोज कीजिए कि आपने पैरामेट्रिक टेस्ट निकाला और आपने इस सैंपल के ऊपर आईक्यू का टूल प्रशासित किया, भाटिया भाटी टेस्ट आपने प्रशासित किया और आपने कह दिया कि इस सैंपल में जितने लोग थे उनकी जो आईक्यू का मीन था, सपोज कीजिए कि आपने आईक्यू के मीन को कहा कि इस सैंपल के आईक्यू का मीन 115 है। मान लीजिए कि हमने कहा कि ये जो सैंपल आपने लिया, इस सैंपल के लोगों की आईक्यू का जो मीन आया वो 115 आया। तब आप तुरंत से कह सकते हैं कि चूंकि इस सैंपल का आईक्यू का एवरेज 115 था, इसलिए हमारे पॉपुलेशन के भी आईक्यू 115 होगा। लेकिन कब? जब आप रैंडम तरीके से चुनाव किए होंगे अपने सैंपल का और पैरामेट्रिक टेस्ट ही लगाए होंगे। अब आप मान लीजिए आपने रैंडम तरीके से चुना और पैरामेट्रिक टेस्ट आपने नहीं लगाया, तो उस स्थिति में इससे जो जनरलाइजेशन आपने किया कि आईक्यू का एवरेज 115 आया, वो केवल इसी सैंपल पे ही लागू होगा। इस परिणाम को जब आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज किया है, जब आपने अप्राचलिक सांख्यिकी का यूज किया है, जब आपने धारणा मुक्त सांख्यिकी का प्रयोग किया है और उससे जब आपने कोई कंक्लूजन, कोई फाइंडिंग, कोई रिजल्ट निकाला, तो उसका इन्फरेंस आप पॉपुलेशन पे जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से निकाला गया इन्फरेंस नो डाउट इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से निकाली गई फाइंडिंग, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से प्राप्त किया गया परिणाम केवल और केवल उसी सैंपल पे, जिस सैंपल पे स्टडी किया गया है, जिस सैंपल से डाटा कलेक्ट किया गया है, केवल उसी पे लागू होता है, न कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर। तो ये एक बेसिक, इसीलिए आप इसको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, नॉन पैरामेट्रिक कह रहे हैं। पैरामेट्रिक मतलब प्राचल के लिए आपने काम किया। ये आप सारी कवायद क्यों कर रहे हैं, ये सारी स्टडी आप पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों लगा रहे हैं? ताकि आप कुछ लोगों को स्टडी करें और इसके परिणाम को आप जनरलाइज कर दें पूरे पॉपुलेशन के ऊपर, अर्थात पूरे पैरामीटर के ऊपर। इसलिए आप इसको कह रहे हैं पैरामेट्रिक, प्राचलिक, प्राचल के लिए स्टडी कर रहे हैं सांख्यिकी का, प्रतिदर्श का, न्यादर्श का, लेकिन जनरलाइजेशन कंक्लूजन ड्रा किसके लिए कर रहे हैं? प्राचल के लिए, पॉपुलेशन के लिए। इसलिए आपने इसको कहा कि ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन ऐसा इन्फरेंस जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से आप ड्रा करते हैं, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसका जनरलाइजेशन आप पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। उसका सामान्यीकरण, उसका जनरलाइजेशन केवल और केवल उसी सैंपल पे होगा जिस सैंपल की आपने स्टडी की है, जिस सैंपल की आपने कैलकुलेशन किए। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए कि आप पैरामेट्रिक टेस्ट कहां यूज करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहां यूज करेंगे। इसके लिए आपको 3 कंडीशंस जो हमने बताई कि सैंपल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सैंपल शुड बी रैंडमली कलेक्टेड, population distribution should be normal, and measurement of the variable up to the interval level पे होना चाहिए। कहाँ इसको आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ है? यूज्ड व्हेन गिवन डाटा इज क्वांटिटेटिव एंड कंटीन्यूअस। जब आपका डाटा, आपके आंकड़े क्वांटिटेटिव प्रकार के हों, और कंटीन्यूअस का मतलब हमने कहा इंटरवल लेवल पे। इंटरवल में हमने क्या कहा कि 2 बिंदुओं के बीच सततता होगी, कंटीन्यूअस रूप से वो बटे होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव होना चाहिए पहली बात, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूअस अप टू द इंटरवल लेवल पे होना चाहिए। डाटा इज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस टेस्ट इज यूज्ड। डाटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये आपको वहां ज्यादा हेल्पफुल होता है जहां पर आप एस्टिमेटेड ऑन द अप्रोक्सीमेट रेशियो और इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, रेशियो लेवल पे बहुत रेयर हो सकता है कोई मिले आपको, बहुत रेयर ही कोई रेशियो लेवल पे सोशल साइंसेज में वेरिएबल्स के मेजरमेंट हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा अप्रॉक्स रेशियो या इंटरवल स्केल पे आपके कम से कम डाटा होने चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं?
यूज इन द केस ऑफ सॉलिड मिक्सिंग टू स्टडी द सैंपलिंग रिजल्ट्स। केवल सैंपलिंग के बारे में रिजल्ट्स आपको निकालने हैं। सैंपल जो आपने ड्रा किया, जो न्यायादर्श निकाला, जो प्रतिदर्श निकाला, उसी प्रतिदर्श के बारे में जब आपको किसी प्रकार के स्टडी करनी है, कोई जनरलाइजेशन करना है, तो उस स्थिति में आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करें। एंड हेल्पफुल व्हेन द डाटा इज एस्टिमेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। जब आप इसको अप टू द यहाँ इंटरवल लेवल तक का ही, यदि ऑर्डिनल लेवल तक के भी अगर आपका डाटा है, तो उस स्थिति में भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई कंटिन्यूटी उसमें वेरिएबल्स में जरूरी नहीं है। एंड यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अननोन। यदि आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण यदि नहीं भी पता है, उस स्थिति में भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। सारे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको नाम एक बार पता होना चाहिए। कभी अगर आप यदि परीक्षा दे रहे हो, तो परीक्षा में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, तो नाम से परिचित हो। ऐसा ना हो कि आपने कभी सुना ही नहीं है, इसलिए नाम आपको पता होना चाहिए। जो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जो अभी तक इजाद किए जा चुके हैं, जिनको प्रयोग हम अपने एजुकेशन में फील्ड में करते हैं, ठीक है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में, इनको आप अप्लाई करते हैं। जो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो विकसित किए जा चुके हैं स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा, उसको हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, या विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं। और वो दो तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल। जो अप्लाई हम करते हैं, वो अप्लाई जो दो ही प्रकार के हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, एजुकेशन में यूज करते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड को हम यूज करते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो अनुमानात्मक सांख्यिकी की विधियां हैं, ये अनुमानात्मक सांख्यिकी की विधियां वर्णनात्मक सांख्यिकी की विधियों के ही ऊपर आधारित होती हैं। कौन कौन सी हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स? तो एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सारे लोग क्लास 10th में सभी लोग गणित पढ़े होंगे, तो गणित में आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे कि ये क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल में इतने लोग, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, जिसको आप बारंबारता कहते हैं। बारंबारता बनाते थे, फिर संचयी बारंबारता बनाते थे। तो वो जो बारंबारता की सारणी बनाते थे आप, जो फ्रीक्वेंसी है कि 10 से लेकर के 20 के लोग इतने लोग, 20 से लेकर के 30 के बीच इतने लोग, 30 से लेकर के 40 के बीच इतने लोग, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते थे, वितरण बनाते थे, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही मेथड है। दूसरा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की बात की जाती है, मध्यमान, मध्यांक और माध्यिका, ठीक है, जिसे आप बहुलांक भी कहते हैं। माध्यिका या मध्यांक और बहुलांक, ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो भी वर्णनात्मक सांख्यिकी का ही भाग है। अगला आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कह सकते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन। जब आप किसी स्थिति के सूचक की बात करते हैं कि किसी समूह में किसी विद्यार्थी की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, तो इसके लिए आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। इसके अलावा आप मीडियन निकालते हैं। मीडियन जो मध्य का बिंदु बताता है। क्वार्टाइल आपको 1/4, 1/2, 3/4 वाली स्थितियों की बताता है। तो वो मेजर्स ऑफ पोजीशन की व्यक्ति का पोजीशन कहाँ है, परसेंटाइल जिसको आप कहते हैं, परसेंटाइल के हिसाब से भी आप निकालते हैं। तो मेजर्स ऑफ पोजीशन भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इस तरह से मेजर्स ऑफ डेविएशन, जिसे आप जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, मीडियन डेविएशन की बात करते हैं, ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि मध्य से कोई प्राप्तांक कितना डेविएट किया है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हैं कि मध्यमान से कोई प्राप्तांक कितना डेविएट किया है, ज्यादा कितना ज्यादा डेविएट किया है, कितना कम डेविएट किया है। इन चीजों का मापना, इन चीजों का कैलकुलेशन मेजर्स ऑफ डेविएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था, तो उसको एक अलग ही मेथड बताया था, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिकल मेथड। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत कुछ लोग रखते हैं, तो आप
अगर इन्फ्रेंशियल से इसको अलग करना चाहते हैं तो आप कोरिलेशनल मेथड को भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, जहां पे आप तमाम तरह के कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। फाई कोरिलेशन, टेट्रा कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन, किंडाल कोरिलेशन, ऐसे बहुत सारे कोरिलेशंस निकालते हैं, है ना, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, बहुत सारे कोरिलेशन के कोफिशिएंट्स निकलते हैं, वो सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के अंतर्गत, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस के अंतर्गत आते हैं। और अगला आप कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो डाटा आपके समक्ष है मीन मीडियन मोड का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको कैसे ग्राफिक के रूप में कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप चार्ट ग्राफ, पाई ग्राफ, है ना, बार ग्राफ, ऐसे लाइन ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, जिन ग्राफ के माध्यम से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप इजिली समझ में आ जाए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बनाते हैं, जिसमें ऊंचाई, क्यूमुलेटिव कर्व, परसेंटेज, क्यूमुलेटिव कर्व, ऐसे बहुत सारी बनते हैं, सब आपको देखना है, तो वो सारी चीजें इसके इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल बताते हैं। जहां तक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात है, इसको आप फर्दर दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड। एक को आप कहते हैं प्राचलिक स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरा अप्राचलिक स्टैटिस्टिकल मेथड। प्राचलिक के अंतर्गत सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल, जो पहला मेथड है, जिसको आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल, अर्थात जो दो सैंपल आपने इकट्ठा किया उनके बीच क्या किसी प्रकार का अंतर है, क्या सार्थकता है, उस सार्थकता को चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स, एक तो पहले सैंपल, एक ही सैंपल यदि है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो निकालना, या यदि दो सैंपल है तो दो सैंपल के बीच किस प्रकार के सार्थक अंतर है अथवा नहीं, ये चीज निकालना, ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स की बात यहाँ हम चर्चा करते हैं, जिसमें आप टी टेस्ट की बात करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, जब दो सैंपल की हमको सिग्निफिकेंस का अंतर निकालना होता है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। जब हमारे पास कई समूह होते हैं, दो से अधिक समूह होते हैं, तो दो से अधिक समूहों के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या जिसको आप शॉर्ट में एनोवा कहते हैं, उस एनोवा के थ्रू जाते हैं, और दो से अधिक सैंपल्स के बीच उनके मध्यमानों में अंतर को जब देखना होता है तो वहां पर हम एनोवा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से है रिग्रेशन एंड प्रोडक्शन, जहां पर आप प्रतीपगमन और पूर्वकथन कहते हैं, ठीक है, कोरिलेशन से ही रिलेटेड है प्रतीपगमन, रिग्रेशन, हम रिग्रेशन लगाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, वो चीज है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। इतने प्रकार के टेस्ट को आप पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जहां तक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात है, तो वहां पर रन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, साइन टेस्ट है, यू टेस्ट है, पीएस टेस्ट है, फ्रेडमैन टेस्ट है और क्रुस्कल वेलिस टेस्ट है। के इतने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सभी के बारे में आपको नहीं जानना, जब डिटेल में हम चर्चा करेंगे एक एक करके, जो जनरली आपको पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में ही आपके सिलेबस में है, तो उन टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, रन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, यू टेस्ट, केएस टेस्ट, फ्रेडमैन टेस्ट, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, ये सारे टेस्ट यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरीके यूज होते हैं। टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, एनोकोवा टेस्ट, मनोवा टेस्ट, मनकोवा टेस्ट, ये सारे जो परीक्षण है ये सारे डिस्क्रिप्टिव पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में ये बात खास समझनी चाहिए कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट करेंगे, लेकिन हम किन परिस्थितियों में उन परीक्षणों को यूज करना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये कुछ रेफरेंसेज है जहां से आप और लिटरेचर को देख सकते हैं। इसका कोई प्रश्न? हेलो सर, पैरामीट्रिक टेस्ट सिर्फ जब हम हाँ, रैंडम सैम्पलिंग एक यूज एक करके करेंगे तभी बताइए। यूज कर सकते हैं क्या आप? जो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें नहीं कर सकते? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जितनी भी सैम्पलिंग है।
क्या करें जया? सर आपने बोला कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे और भी बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक है प्रोबेबिलिटी की, तो वो सब यूज़ नहीं कर सकते क्या? जैसे कौन सी है? सर जैसे स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमैटिक है। वो तो रैंडम का ही पार्ट है ना। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, उसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। यस सर, मीन्स और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है सभी में यूज़ कर सकते हैं। क्या? सर इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है उन सभी में यूज़ कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं यूज़ होगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में ही तो कह रहे हैं कि जो आपका रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है, अब आप उसको प्रोबेबिलिटी कह लीजिए और ब्रॉडर रेस्पेक्ट में। यस क्योंकि जब आप स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड भी जो टेक्निक है वो भी रैंडम का ही एक सिस्टमेटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये सारे रैंडम के ही पार्ट्स हैं। इसमें भी हम रैंडम ही सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। इवन क्लस्टर की भी बात करेंगे तो क्लस्टर में भी रैंडम तरीके से ही क्लस्टर को चुना जाता है। यस और कोई कुछ कह रहा था? सर पैरामीट्रिक में सर गणितीय गणनाएं मतलब कर सकते हैं सर, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में सर ज्यादा नहीं होती सर। गणितीय गणनाएं आप नॉन पैरामीट्रिक में भी करेंगे। जितने भी रन टेस्ट, केएस टेस्ट, क्रुस्कल वैलेस टेस्ट या मानविट्नी यू टेस्ट, सभी में गणितीय संक्रियाएं हैं। गणितीय संक्रिया दोनों भाई, स्टैटिस्टिकल टेस्ट का हमने पहले ही बात करी कि जहां पे स्टैटिक्स होगा वहां पे गणितीय संक्रिया ही होगी। निश्चित रूप से वहां डाटा न्यूमेरिकल में होगा तभी तो आप गणितीय संक्रिया में यूज करेंगे। यदि डाटा यस सर। आपका नंबर्स में नहीं होगा तो आप गणितीय संक्रिया कर ही नहीं सकते। लेकिन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का जो डिफरेंस है वो गणितीय संक्रिया के आधार पे नहीं है। जो प्राचलिक और अप्राचलिक का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उससे ड्रा किए गए सैंपल के परिणाम के जनरलाइजेशन से है, और दूसरी बात पैरामीटर और स्टैटिक्स के डिफरेंस से है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं दोनों में होती हैं, चाहे वो पैरामेट्रिक हो चाहे नॉन पैरामेट्रिक हो, दोनों में ही गणितीय संक्रियाएं होती हैं। विनीत? सर मतलब सैंपल किस तरीके से चुना गया है इस आधार पर सर अंतर कर सकते हैं ना सर? हाँ, यदि आपने रैंडम तरीके से सैंपल को चुना है, आपके पॉपुलेशन का वितरण नॉर्मल है और वेरिएबल का मेजरमेंट अप टू द इंटरवल लेवल हुआ है, तो उस स्थिति में आप पैरामेट्रिक टेस्ट से जाएंगे। यस सर। सर अगर इंटरवल लेवल से अगर कम रहता है या फिर इससे कुछ ज्यादा हो जाता है तो सर नॉन पैरामेट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक में कंडीशन के इंटरवल लेवल तक आना ही चाहिए। यदि आप पैरामेट्रिक टेस्ट पे हैं तो आप रेशियो लेवल पे भी पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन यदि इंटरवल लेवल से कम पे हैं, ऑर्डिनल लेवल तक हैं, नॉमिनल लेवल पे तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता, यदि ऑर्डिनल लेवल तक है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू नहीं जा सकते, यस सर। क्योंकि जो वेरिएबल्स के बीच अंतर समान नहीं है। और ऊपर जाने की तो बात ही नहीं है। हमने आपसे पहले ही कहा कि जो सोशल साइंसेस के वेरिएबल्स हैं, उन सोशल साइंसेस के वेरिएबल्स में किसी भी गुण या विशेषता की एब्सोल्यूट जीरो, वास्तविक शून्य का मान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमने अप टू द इंटरवल लेवल की बात करी कि आपके वेरिएबल्स का मेजरमेंट अप टू द इंटरवल लेवल तक का होना चाहिए ताकि आप गणितीय संक्रियाएं कर सकें। ऑर्डिनल लेवल तक यदि आप हैं तो आप पैरामेट्रिक से ना जाकर के नॉन पैरामेट्रिक के थ्रू जाएंगे। यस सर।